नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कांटी में एक युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। गायघाट में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। और एक बार फिर से तमंचे पर डिस्को करते वीडियो वायरल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दिया गया। घटना कांटी थाना के रेपुड़ा गांव की है। मृतक की पहचान कांटी बिष्णुपुर निवासी 30 वर्षीय गंगा शाह के रूप में हुई है। रविवार की सुबह गंगा शाह का डेड बॉडी रेपुड़ा गांव के हाई स्कूल के पास बगीचे में देखा गया। उसके बाद से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए तो चीख पुकार मच गई और लोगों का गुस्सा बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर देवरिया मार्ग को जाम कर दिया है। सूचना मिलने पर कांटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर डेड बॉडी को उठाने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय पूर्व मुखिया किशन पासवान ने बताया कि कुछ नशेड़ियों ने मिलकर गंगा शाह की हत्या कर दी है। वहीं इसके पहले भी इसी जगह एक हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस की ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लोग आक्रोशित हैं। मौके पर पहुंचे कांटी थाना के दरोगा एसएन सिंह ने कहा कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। में अभी खबर मिली कि एक नाम क्या है, गंगा शाह का मर्डर हो गया है। उस मर्डर में वह गांजा भांग पीने वाला लोग उनको मर्डर किए हैं, जिनका नाम भी 2-3 लोगों के आ रहा है। उनको पुलिस अरेस्ट करेगी। एफआईआर हो रही है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जा रहा है। ये घटना मर्डर का है? मर्डर का है, ये हत्या है। मामला रात का है। रात में अज्ञात लोगों ने आकर के मार करके बगीचा में फेंक दिया। आपको इसकी सूचना कब मिली? सुबह में ग्रामीणों द्वारा। अब क्या आपका एक्शन रहेगा? अब जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? जो विधि संगत कार्रवाई होगी। NH57 पर एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर, जहां बेनीबाद ओपी क्षेत्र के हनुमान नगर के आसपास मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 से एक कार अहले सुबह अनियंत्रित होकर 20 से 30 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची बेनीबाद ओपी पुलिस। इधर जानकारी के अनुसार कार पंजाब का नंबर बताया जा रहा है। बेनीबाद ओपी पुलिस मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि कार से मिले कागजात के अनुसार मोबाइल नंबर पर बात होने पर मृतकों की पहचान की गई है। बताया कि चालक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जिसका नाम कपिल देव है। वहीं दूसरे व्यक्ति की मौत एसकेएमसीएच अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही हो गई, जिसकी पहचान जागेश्वर शाह के रूप में हुई है। बेनीबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बाइट बेनीबाद पुलिस, मिथिलेश कुमार झा। ये सुबह में दरभंगा तरफ से ये गाड़ी आ रही थी। शायद ड्राइवर का आंख लग गया, NH57 से गड्ढे में गिर गया। गाड़ी का ड्राइवर और उसमें एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, जो गाड़ी से बाहर गिरा गया। उसके बाद उसके ऊपर से लगता है कि गाड़ी खसीटते हुए चला गया। उसमें एक की तो दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरे का चोट लगा हुआ था, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य में गायघाट इलाज करने, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया।
बाद में पता चला कि रास्ते में दो की मौत हुई। पहचान हो पाई है? गाड़ी में पेपर कुछ था, उसमें आधार कार्ड निकला, उससे आधार कार्ड के आधार पर पहचान हुई है। पास की गाड़ी में इसमें मोबाइल नंबर था, इस मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो पहचान किया गया कि एक नया ड्राइवर था। गाड़ी द्वारा बताया गया एक गाड़ी का ड्राइवर था, मान के लाया था गाड़ी इधर कहीं किसी अपने परिजन को लाने के लिए। उनके द्वारा बताया गया कि दूसरा साथी नागेश्वर साह जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। गाड़ी ओनर से बात हुई है ना? हाँ, गाड़ी ओनर से वो तो बताया कि मेरी ही गाड़ी है, उसको नंबर बताया और उसका किट भेजा गया। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरपुर पुलिस को आईना दिखा रहा है कि बार बार ऐसी खबरें सामने आने के बाद भी पिस्टल लेकर सरेआम डांस करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा वीडियो साहेबगंज थाना इलाके के वासुदेवपुर सराय का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वासुदेवपुर सराय में एक व्यक्ति के घर में बच्चे के जन्म पर छठी का समारोह था। उसी के दौरान भोजन नाचगान हुआ और यह युवक पिस्टल लहराते हुए डांस करने लगा। तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि अपने सर में गमछा का मुरेठा बांधे हुए युवक कैसे पिस्टल लहराते हुए डांस करता है। कभी वह पिस्टल को उसकी नाल की तरफ से पकड़ लेता है तो फिर डांस करते हुए पिस्टल को उसके ट्रिगर की तरफ से थाम लेता है। अगर धोखे से ट्रिगर दब गया तो क्या अंजाम होगा, इसे कोई नहीं बता सकता। डांस कर दो युवक के कदम जिस तरह से लड़खड़ा रहे हैं, इससे यह भी लगता है कि वह होश में नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद साहेबगंज पुलिस चौकन्ना हो गई है और पुलिस इसकी छानबीन में जुट जाने का दावा कर रही है। लेकिन कानून को ठेंगा दिखाने वाले या तस्वीर कानून के रखवाले के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ना आम बात हो गई है। शनिवार की रात उत्पाद विभाग की टीम ने हथौड़ी थाना इलाके के डकरामा में एक मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बनाने की सामग्री, मशीनरी पार्ट सहित उत्तर प्रदेश निर्मित कई रैपर और सामान को जब्त किया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहा। उत्पाद के अधिकारी ने बताया कि कारोबारी की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 11 की रात्रि में सूचना मिली थी कि हथौड़ी थाना अंतर्गत डकरामा गांव में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिनी शराब फैक्ट्री का रात में बनाते हैं। उस सूचना के सत्यापन में अधीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर के पर्यवेक्षण में श्री अभिनव कुमार पूर्वी क्षेत्र मद्य निषेध के नेतृत्व में उत्पाद दल में पदस्थापित सैप गृह रक्षा बल एवं अधीनस्थ उत्पाद कर्मियों के साथ छापेमारी की गई और विधिवत छापेमारी के क्रम में पाया गया उस एरिया की घेराबंदी की गई। फिर भी वहाँ पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उनको भनक लग गई थी, इसलिए वो भनक लगते ही वो भाग गए थे। लेकिन अक्सर से अवैध विदेशी शराब टेट्रा पैक बनाने के स्वचालित मशीन मिला है और वहाँ पर स्टेबलाइजर मिला है और विदेशी शराब बना हुआ 73.44 लीटर बरामद की गई है। साथ में कच्चा स्प्रिट जो उसमें प्रयुक्त होता है वो 105 लीटर बरामद हुए हैं। रैपर भारी मात्रा में बरामद है, उनकी संख्या करीब करीब 200 के आसपास है। अपराधियों के पास क्या हथियार थे? सूचक द्वारा पूर्व से ही सूचित कर दिया था कि उसके पास आपराधिक प्रवृत्ति के हथियार से लैस है, ठीक ना। तो उस पर हम लोग पूरे तरह प्रयास किए लेकिन लोग भागने में अंधेरे का फायदा उठा कर सफल रहे। क्या कुछ लग रहा है कि ये कब से इस तरह का जो है ये फैक्ट्री वगैरह से शराब का प्रोडक्शन करना होता है? वो संदिग्ध क्षेत्र था और उस पर हम लोग लगभग बीते दिनों से छापेमारी कर रहे थे, लेकिन रात्रि औचक छापेमारी में से हम लोग को सफलता जी प्राप्त हुई है। अपराधियों की पहचान हुई है, उसमें उज्जवल सिंह है और एक है गोलू कुमार सिंह उर्फ ब्रजेश कुमार और संतोष सैनी पिता अचल सैनी, तीनों सब डकरामा गांव के ही रहने वाले हैं और पूर्व से भी उन लोग पर इस संबंध में संलिप्तता है। फिलहाल आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके चिन्हित स्थलों पर छापेमारी की जा रही है और शीघ्र उनको गिरफ्तारी करके न्याय के हिरासत में अग्रसारित किया जाएगा। बूढ़ी गंडक का बढ़ता जलस्तर ग्रामीण क्षेत्रों के बाद शहरी इलाकों के लोगों के बीच दहशत पैदा कर रहा है। रविवार को बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने से मेडिकल फीडर बंद होने के कगार पर आ गया है। मेडिकल फीडर का हाई वोल्टेज टावर टेढ़ा हो गया और कभी भी गिर सकता है। साथ ही शेखपुर ढाब इलाके में बूढ़ी गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है,
सरकारी सुविधाओं की बात करें तो अभी तक शेखपुर के लोगों को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। कभी बूढ़ी गंडक के किनारे रिवर व्यू अपार्टमेंट में घर लेने वाले इन लोगों ने शाम के समय गंडक में डूबते हुए सूर्य को देखने की इच्छा के साथ इस अपार्टमेंट में घर लिया था। अब उनके दरवाजे पे बूढ़ी गंडक दस्तक दे रही है। आलम यह है, अपार्टमेंट से महज कुछ कदमों की दूरी पर मुख्य सड़क तक जाने के लिए इन लोगों को नाव वाले किराए के रूप में बेहद अधिक पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिसे आजिज होकर अपार्टमेंट के लोगों ने चंदा कर एक नाव खरीद लिया, साथ ही एक नाविक को भी किराए पर रख लिया। अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि शहर से सटे इस अपार्टमेंट में आने से पहले उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यह भी दिन देखना होगा। उन्होंने सरकार से बाढ़ पीड़ितों पर ध्यान देने की अपील की है। बहुत परेशानी की सामना ये करनी पड़ेगी कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का जो है तो सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है। अपना वगैरह का अपना व्यवस्था करना पड़ा है, अपना परचेजिंग करना पड़ा है और राहत सामग्री खुद ही हेल के लाना पड़ रहा है, बाहर से लाना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपना नाव हम यहाँ पे लाए हुए हैं, अपना कवैया रखे हुए हैं, अपार्टमेंट का नाव, पर्सनल नाव रखे हुए हैं, क्योंकि इतना लोग जो है यहाँ पे गैदरिंग करते हैं, उसके कारण त्रस्त होकर आप लोगों को नाव खरीदना पड़ा। यहाँ पे लोग अपार्टमेंट के नाम पे मनमाना पैसा लेता था। 100 रुपये एक आदमी से वसूला जाता था। दिन में 3-4 चक्कर हमको खुद लगाना पड़ता है। 400-500 रुपये मेरा खुद जैसे डेली का खर्चा था। यही सब कारण देख के हम लोग सारे लोग मिल के अपना नाव जो है तो परचेज किए हैं। रिवर व्यू अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे हैं। करीब 50 फ्लैट में लोग हैं। 250-300 के आसपास में बच्चे से लेकर के सारे उम्र के लोग रह रहे हैं। हर साल की बात इस बार भी बाढ़ आई है और बाढ़ के पानी जो है से हम लोग त्रस्त हैं। आने जाने में, रोड पर निकलने में असुविधा है, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के, और बाढ़ संबंधी किसी तरह का राहत का यहाँ पे कोई हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई लोगों ने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। आपदा की इस स्थिति में एसडीआरएफ की टीम लोगों का मददगार बनकर सामने आती है, लेकिन आपदा में लोगों को बढ़चढ़ मदद करने वाले, बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने वाले एवं डूबे हुए लोगों को बचाने वाले के साथ ही शव की तलाशी और रेस्क्यू कर बरामद करने वाले मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ की टीम का ठहराव स्थान पूरी तरह से जलमग्न है। जहां वे रुके हैं, चारों तरफ से एसडीआरएफ का ठहराव स्थल बाढ़ की पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण पीने के लिए पानी भी दूर से लाना पड़ता है। इन लोगों को शौच करने की भी भीषण समस्या है, क्योंकि इनका शौचालय भी डूबा हुआ है। अब ऐसे में ये लोग लोगों की मदद करने की सोचेंगे या खुद की मदद करेंगे। हालांकि इन लोगों को जहां ठहराया गया है वे एक शहरी इलाका है, जो कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में आता है। ठहराव स्थान राजनारायण सिंह कॉलेज परिसर है। एसडीआरएफ टीम के हौसले को दाद देना होगा कि इतने मुश्किल हालात में भी टीम मदद को तैयार है। टीमें अत्याधुनिक बाढ़ बचाव उपकरण, कटिंग टूल्स व उपकरण, संचार उपकरण, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर किट, डिप डाइविंग सेट, इन्फ्लेटेबल लाइटिंग टावर आदि से लैस है। टीमों में कुशल गोताखोर, तैराक और मेडिकल स्टाफ मौजूद है, जो कि बाढ़ आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्यों में लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में सक्षम है और बचाव कर्मी सदैव तत्पर है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए 4 टीम हमारा तैयार है। प्रशासन का आदेश आते ही टीम जहां भी आदेश मिलता है वहां तैयार हो जाता है जाने के लिए और पहुंचकर राहत रेस्क्यू के लिए तैयार है। कहाँ रेस्क्यू अभियान अभी तक चल चुका है? अभी रेस्क्यू अभियान कहीं पे नहीं चला है, क्यों हम लोग खुद बाढ़ से घिरे हुए हैं और अभी डूबने वाला केस ज़्यादा हो रहा है जिला में, तो उसको खोज बचाव चल रहा है। आखिर कटरा, औढ़ाई, गाय घाट, मिठन सराय सब डूबा हुआ है, प्रभावित भी काफ़ी है, तो क्या उस इलाके में आप लोग अभियान नहीं चला रहे हैं? नहीं, अभी निष्करण सुरक्षित नहीं निकाला जा रहा है। वो लोग पहले ही रोड पे आ चुके हैं, सुरक्षित जगह पे पहुँचे हुए, इसीलिए उनका निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। अभी जिला प्रशासन की तरफ से आदेश नहीं मिला है कि रेस्क्यू करने के लिए जहाँ फंसे हुए लोग हैं वहाँ? नहीं, आदेश तो है ही है। आदेश तो ही जब कोई अचानक होगा, अकस्मात हो जाएगा, उस समय हम लोग तैयार है चलने के लिए। डूबने उबने पर ही मतलब आप लोग जाते हैं? नहीं, जाते हैं सब काम के लिए, रेस्क्यू के लिए भी तैयार है।
डूबने वाला भी चल रहा है ज़्यादा। यदि रेस्क्यू का आदेश मिलेगा तो रेस्क्यू भी किया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम इंस्पेक्टर गुनेश्वर मंडल। अच्छा, आप लोग के जहाँ SDRF। आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी, आप लोग का ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। खुद आप लोग राहत बचाव कार्य में रहते हैं, लेकिन आप लोग को अब जैसा स्थिति देखने को मिल रहा है, चल रहा है प्रशासन इसका खोज चल रहा है कि कहीं पर सुरक्षित जगह इनको रखा जाए, और खोज जारी है, और जैसे भी जगह मिलेगा हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे। लेकिन चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, मेस भी डूब चुका है, तो कोई बात नहीं, डूब चुका है तो हम तो पानी में ही रहने वाले हैं, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं हमारे लिए। रविवार को डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से ब्रह्मपुरा स्थित डॉक्टर अरुण शाह के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अरुण शाह ने इस वर्ष चमकी बुखार को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि जन जागरूकता का ही परिणाम है कि जिले में हर वर्ष जिन प्रखंडों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे बीमार होकर चमकी चुड़ैल का शिकार होते थे, उन प्रखंडों में इस बार बेहद कम संख्या में बच्चे बीमार हुए। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण पाड़ू प्रखंड में जन जागरूकता अभियान नहीं चला पाए, जिस कारण पाड़ू से कुछ बच्चों में चमकी के लक्षण पाए गए। उन्होंने सरकार से चमकी बुखार का मुख्य कारण कुपोषण बताते हुए इसे दूर करने का उपाय करने की मांग की। साथ ही आंगनबाड़ी और जीविका समूह को चमकी बुखार को लेकर ज्यादा प्रचार प्रसार, पोषित खाना, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वस्थ शिक्षा का जागरूकता अभियान चलाकर जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करने की बात कही। वो जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने एक कोई प्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा मिली और हमने डॉक्टर जैकब जॉन को एक मीटिंग में 2012 में दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें अनुरोध किया कि मुजफ्फरपुर में आकर के इस बीमारी का समाधान कीजिए सर, क्योंकि हजारों लाखों बच्चे अभी तक मर चुके हैं। तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। यह मुजफ्फरपुर आए, हमारे यहाँ ठहरे। हम लोग ने 2 साल तक इस पर रिसर्च किया। 2014 में हम लोग का पब्लिकेशंस हुआ अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में, 2017 में भी, और हमने ये बताया कि ये बीमारी का कारण क्या है। सरकार को हम लोगों ने गाइडलाइंस दिया 2015 में, और 2015 में सरकार, बिहार सरकार ने इसको अपने गाइडलाइंस में इनकॉर्पोरेट किया कि ये होना चाहिए कि खास करके बच्चे को भूखा पेट नहीं सोने देना है, क्योंकि इस बीमारी का नाम हम लोगों ने रखा एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी, जिसकी फर्दर पुष्टि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एटलांटा अमेरिका, ये दोनों टीम ने मिल करके काम किया, और जिसका कि पब्लिकेशन 2017 में लैंसेट जर्नल में हुआ। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये बीमारी का मूल कारण जो है वो गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, रात में बिना खाना खिलाए हुए सुलाना है, और उस सीजन में जो सड़े गले फल है उन बच्चों को खाना है। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार 2021 में 5 प्रखंड जो सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रखंड थे, उसमें एक बच्चे की भी मृत्यु नहीं हुई। पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 बच्चे की डेथ हुई, वो भी पारू, जहाँ पर कि हम लोग इस बार अपना जागरूकता अभियान नहीं किए थे। तो आने वाले समय में हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस चमकी बुखार वाली बीमारी जो हम पर जो कहर लाती है और हमारे माथे पर जो कलंक है, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और इनरव्हील क्लब ऑफ वानिया के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को नारायणी अस्पताल में डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या विस्फोट और स्त्री शिक्षा विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि अगर जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका गया तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इतना ही नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है और परिवार बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। वहीं वंदना लक्ष्मी ने कहा कि स्त्री शिक्षा न केवल परिवार को समृद्ध बनाती है बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करती है। अगर परिवार की नींव मजबूत करनी है तो परिवार को शिक्षित होना, स्त्री को शिक्षित होना जरूरी है। मौके पर पूर्व अध्यक्ष रीता परासर, CGR मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर ईला सिन्हा, पिंकी सिन्हा, वानिया के अध्यक्ष मंजीत कौर और भारतीय गांधी मौजूद रहे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो इस पे हम लोग हमारे जो भी पेशेंट्स हैं और जो लोग हैं उनको इसके लिए कि जनसंख्या कम होना चाहिए, उसको नियंत्रित रहना चाहिए, इसके लिए, और उससे क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी क्या दिक्कत हो सकती है ज़्यादा बच्चे होने से, उसके बारे में
बताने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ताकि आगे सब लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ और सुखी ये हमारा समाज डेवलप हो सके। विश्व जनसंख्या दिवस है और सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या से ही है। देश का जो भी पर कैपिटा इनकम है वो सब कुछ उससे प्रभावित होता है। बच्चों का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है, महिलाओं का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। और बिहार की भी जनसंख्या की जो स्थिति है और हमारे देश की जनसंख्या की जो स्थिति है निरंतर लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक्सप्लोजन के रूप में, एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के रूप में हमारे सामने है और इससे सब कुछ प्रभावित हो रहा है। देश का राष्ट्रीय विकास प्रभावित हो रहा है, बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है, बच्चों का हेल्थ प्रभावित हो रहा है, महिलाओं का हेल्थ प्रभावित हो रहा है और पर कैपिटा इनकम की भी जो स्थिति है वो भी सबके सामने है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों में एक जनरल कंसेंसस लाना जरूरी है कि किस तरह वो जनसंख्या को नियंत्रित करें, अपने को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, जिससे कि वो देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता अदा कर सकें। आज इसी विषय पर जागरूक करने के लिए हम लोग डॉक्टर अर्चना के नेतृत्व में इन्हीं के चिकित्सालय में आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां एकत्रित हैं, जिनको जागरूक करने के लिए आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इनरविल लिच्छवी और इनरविल बनिया क्लब की तरफ से दोनों क्लब का ये ज्वाइंट वेंचर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर मारीपुर स्थित एक निजी होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक, प्रदेश उपाध्यक्ष रत्नेश पटेल, रामानंद चौहान, सत्यनारायण शाह, भगवान लाल सहनी, नजरे आलम सहित उपस्थित लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो जवाबदेही मुझे सौंपा है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और नगर से लेकर वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रत्येक वार्डों में दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा करूंगा। जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा आज जो राहुल कुमार जी को मुजफ्फरपुर महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनके सम्मान में आज हम लोगों ने स्वागत कार्यक्रम रखा है और पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामना हम लोग श्री राहुल कुमार जी को दे रहे हैं और आशा करते हैं कि राहुल कुमार जी को मुजफ्फरपुर का महानगर का दायित्व सौंपे जाने से पार्टी में एक जान और मजबूती आएगी और वार्ड स्तर से लेकर महानगर स्तर पर पार्टी संगठन धारदार और मजबूत होगा और आगामी नगर निकाय चुनाव में हमारी पार्टी नगर निगम क्षेत्रों में पूरी मजबूती के साथ उम्मीदवारों को उतारने का काम करेगी। इसलिए आज हम लोग इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। पार्टी में मैं पिछले 3 साल से हूं और इससे पहले मैं युवा प्रकोष्ठ में हम थे और हमारी मेहनत और लगन को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय श्री जीतन राम मांझी ने मुझे अपने साथ अपने मुजफ्फरपुर महानगर में महानगर अध्यक्ष दायित्व सौंपा है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि मैं पार्टी को पूरा मजबूती का काम करने का प्रदान करूँगा। किस प्रकार कोई रोड मैप होगा? जो विचारधारा हमारे जो गठबंधन या श्री नीतीश कुमार के सरकार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका हर एक विचारधारा का, उनका हर एक योजना को वार्ड स्तर तक पहुँचाने का काम करूँगा और साथ में सारे गरीब गुरबों जनता का जो आवाज़ होगा उसको उठाने का भी काम करूँगा। कोरोना महामारी जैसे मुश्किल वक्त में मुजफ्फरपुर शहर के कुछ संस्थान के ऐसे नौजवान मददगार लोग हैं जो बिना कोई परवाह किए लोगों की मदद की है। उसी में से एक संस्था ह्यूमन सपोर्ट है। इस संस्था के युवाओं ने बगैर कोई स्वार्थ के आम लोगों का मदद किया। अब एक बार फिर ह्यूमन सपोर्ट संस्था के युवाओं ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है। इन युवाओं ने एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, पीपीई किट पहले से ही स्टॉक में रख लिया है। साथ ही इनका कहना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो निःशुल्क लोगों को यह सामान उपलब्ध कराई जाएगी। इनके साथ ही निःशुल्क खाना का भी वितरण किया जाएगा। मौके पर संस्था के मोहम्मद परवेज, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अली शन, मोहम्मद तौसूफ, मोहम्मद अलीउद्दीन व पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग घर बैठे थे और हर जगह न्यूज़ में वीडियोस देखते थे कि हर जगह खाना बट रहा है, सब लोग मोहल्ले में काम कर रहे हैं, गरीबों के खाना पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि मोहल्ले में बैठे हुए कोई काम तो था नहीं, इस टाइम लॉकडाउन था, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि कुछ लोगों से जोड़ा। फिर हम लोगों ने सोचा कि कहाँ कहाँ सर्वे किया जाए, खाना में सही में दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। बहुत जगह पता चला कि हाँ खाने की दिक्कत है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे यहाँ पर मोहल्ला में, गरीब लोग जुड़े, बहुत सारे लोग हैं गरीब लोग, डेंटर हैं, पेंटर हैं,
जो लोग का डेली का कमाई था, डेली खाते थे, डेली कमाते थे, तो उन लोगों के यहाँ खाने का दिक्कत था। तो हम लोगों ने सोचा कि उनके यहाँ खाना दिया जाए। तो फिर हम लोगों ने मोहल्ला में पहल किया, लोगों ने मोहल्ला के लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग काम कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने फ़ंड कलेक्शन किया और राशन बांटना स्टार्ट किया। राशन का काम हुआ तो फर्स्ट लॉकडाउन में राशन दिया, सेकेंड फिर वो फेज़ गया, सेकेंड लॉकडाउन आया, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी स्टार्ट हो गई उस टाइम, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपाय किया हम लोगों ने। थर्ड फेज के लिए क्या तैयारी है जी? थर्ड फेज के लिए क्या तैयारी है? थर्ड फेज़ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास ऑलरेडी, 10 सिलेंडर है हम लोग के पास, पीपीई किट है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, अभी हम लोग के पास अवेलेबल है स्टॉक में। थर्ड फेज़ आएगा तो उसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे। तैयारी है आपकी? जी तैयारी है। तीसरी लहर की तैयारी ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन सपोर्ट एक संस्था जो बनाई गई है, ये वैश्विक महामारी जो अब कोरोना चला था उस वक्त जो लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग खाने के लिए परेशान थे, राशन के लिए परेशान थे, पानी के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। उसको देखते हुए हमारे लड़का के जो ईमानदार और मेहनती टीम जो थी, जो लड़का कुछ संगठन मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम ह्यूमन सपोर्ट रखा। लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचाया, और ये भी कोई जाति विशेष पे नहीं, लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचाया, इस पर इन लोगों ने विचार किया और एक संस्था बनाया ह्यूमन सपोर्ट नाम से, जिसमें अभी लॉकडाउन में कोई राशन पानी पहुंचाने का भी काम किया गया, दवाइयाँ भी पहुंचाने का काम किया गया। अभी ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उस किल्लत को भी दूर करने के लिए हमारे साथियों ने ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम किया। हमने आंखों से देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, कोई साइकिल से पहुंचा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से पहुंचा रहा है, कोई 4 चक्का से पहुंचा रहा है। मतलब किसी तरह से लोगों में किसी तरह तकलीफ़ ना पहुँचे, जितना अपने बस में था और लोगों के सहयोग से इस काम को किया गया। और आगे का प्लानिंग तीसरी लहर के लिए ये है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था के बारे में विचार किया जा रहा है और मेडिसिन किट के बारे में विचार किया जा रहा है। इसको भी हम लोग बहुत जल्दी बैठ करके, और जिला वासियों से भी हम अपील करते हैं कि इस संस्था को सहयोग करें, ताकि जिससे जो है आम जनों को फ़ायदा पहुँचे। आम जनों को फ़ायदा पहुँचेगा तो इससे हम सब का भलाई होगी, और जो वैश्विक महामारी कोरोना जो चल रहा है इसको ख़त्म करने में हम एक सक्षम कदम उठा सकेंगे। रविवार को छात्र राजद मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंडों में से 12 प्रखंडों का विधिवत प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिसमें विकास यादव को बोचहा, संतोष यादव को कुढ़न्नी, दीपक यादव को सकड़ा, मोहम्मद नूरेन चांद कुरैशी को औराई, उज्जवल ठाकुर को कांटी, पवन राम को मोतीपुर, शब्बू यादव को पाड़ू, कलाम आलम को मुरौल, प्रभात यादव को साहिबगंज, चंदन सिंह को गायघाट, आजम अली को सरैया, राजू यादव को मुसहरी का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रेस रिलीज जारी करते हुए छात्र राजद के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि संगठन के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को और सभी वर्ग के लोगों को जगह दिया गया है। छात्र राजद मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज हमने 16 प्रखंडों में से 12 प्रखंडों के अध्यक्षों का मनोनयन करने का काम किया है, जिसमें संतोष यादव जी को कुढ़न्नी से, विकास यादव जी को बोचहा से, उज्जवल ठाकुर जी को कांटी से, दीपक कुमार जी को सकरा से, मोहम्मद चांद जी को औराई से, शिबू कुमार जी को पारू से, कलाम आलम जी को मुरौल से, राजू यादव जी को मुसहरी से, पवन राम जी को मोतीपुर से, प्रभात यादव जी को साहिबगंज से, चंदन सिंह जी को गायघाट से और आजम अली जी को सरैया का अध्यक्ष मनोनीत करने का काम किया। और इसमें हमने सभी जाति वर्गों के लोगों को जगह देने का काम किया, और बाकी बचे 4 जो हमारे प्रखंड हैं उनमें हम बहुत जल्द जिला कमेटी के विस्तार के साथ साथ सभी 4 बचे प्रखंडों के अध्यक्षों का मनोनयन करने का काम करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हो रहा था, जिससे ब्लड बैंक में भी रक्त की कमी देखी जा रही थी। इसके चलते रविवार को रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही जनहितैषिता संस्था की मदद से सिकंदरपुर स्थित रानी सती दादी धाम मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कोरोना संक्रमण ने जहां हर क्षेत्र पर असर डाला, वहीं रक्तदान भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना काल में शैक्षिक रक्तदान में कमी आई, जिससे ब्लड बैंकों में रक्त का स्टॉक भी घटा। हालांकि इस दौरान जरूरतमंदों को समाज सेवियों व रक्तदाताओं की मदद से समय समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाता रहा, लेकिन एक साथ रक्तदान के लिए लोग ब्लड बैंक नहीं पहुंच रहे थे, जिसे देखते हुए जनहितैषिता समाज सेवी संस्था जो लंबे समय से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करते हुए रक्तदाताओं को रक्त उपलब्ध करा रही है, ने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक के सहयोग से
रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पहली बार रक्तदान करते हुए लोगों का कहना था कि रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसलिए अन्य लोगों से भी रक्तदान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ वैसे कुछ असर पड़ा नहीं और सबका हेल्प भी हो रहा है। ऐसे ही सब लोग रक्तदान करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम लोग साल में कई बार लगाते हैं रक्तदान शिविर, पर विगत कोरोना के समय में सारा ब्लड बैंक लगभग सरकारी ब्लड बैंक खाली है, मेडिकल है, सदर है। उसी को देखते हुए हम लोग मेडिकल के तरफ से अभी ब्लड बैंक कैंप लगाए हैं, ताकि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को जो सरकार को बिना एक्सचेंज के देना पड़ता है, और ज़्यादा करके थैलीसीमिया पीड़ित जो है आपको निर्धन लोग ही होते हैं, इसीलिए ये डोनेशन कैंप लगाया गया है। अभी करीब 25 यूनिट करीब हो चुका है और आगे प्रयास है कि इसको और बढ़ाया जाए। रविवार को पीएनटी कॉलोनी स्थित डाक विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय के प्रांगण में अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा डाक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक कुमार सत्येंद्र लाल का पदोन्नति के आधार पर पदस्थापना को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग में कुमार सत्येंद्र लाल द्वारा किए जा रहे अनवरत सेवाओं को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनेलाल राम ने बताया कि मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों ने कुमार सत्येंद्र लाल के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनका सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जिसके आलोक में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बताइए। हमारे स्टोनो साहब प्रमंडलीय कार्यालय में स्टोनो पद पर पदस्थापित थे। इनका प्रमोशन क्लास 2 में हुआ है और इनका स्थानांतरण दरभंगा हुआ है। हम लोग इनके सानिध्य में कार्य करते थे और हम लोगों का अच्छा लगाव रहा है और इनके सम्मान में यह विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी साथी उपस्थित हुए हैं कि वे अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से करें और पुनः हम लोगों के बीच वापस आवे। यहाँ पर भी क्षेत्रीय कार्यालय में जगह रिक्त है, चाहेंगे कि वे यहाँ आकर के पुनः अपना योगदान दें। रविवार को पकीसराय अली मिर्जा रोड निवासी सैयद जायरात हुसैन मरहूम की मजलिस से चेहल्लुम का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़ से आए मौलाना मोहम्मद मेहंदी ने माँ बाप पर रोशनी डालते हुए फरमाया है कि अगर कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो उसके पैगाम पर अमल करना है। हर इख्तिलाफ भुलाकर आपसी मोहब्बत और भाईचारगी को बढ़ावा देना, उसी में हमारे समाज और देश की तरक्की है। अंत में मौलाना ने कोरोना महामारी की खात्मे के लिए दुआ मांगी गई कार्यक्रम की शुरुआत अब्बास हुसैन ने कुरान पाक की तिलावत से किया। आज यहाँ अली मिर्जा रोड पर जनाब ज़ियारत हुसैन साहब इब्ने बशारत हुसैन साहब के मिसाल इस्वाब के लिए मजलिस चेहल्लुम का इनेकाद किया गया है। इस मजलिस में आजमगढ़ यूपी से तशरीफ़ लाए आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी साहब ने अपने नूरानी बयान से लोगों के मुनव्वर मजलिस में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मरहूम के पसमानदगान को बिलखुसूस उनके बच्चों को गुस्सा पेश किया। मरहूम कितने हर दिल अजीज़ थे इसका अंदाज़ा यहाँ पर आए हुए लोगों से और उनकी नम आँखों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मौलाना मौसूफ ने मौलाना मोहम्मद मेहदी साहब ने आज की मजलिस में बाप की अहमियत पर रोशनी डाली। कुरान मजीद में जगह जगह वालिदैन के एहतराम को बयान किया गया है कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अपने रब के अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ। माँ बाप की इताअत करना, माँ बाप का एहतराम करना सब पर वाजिब है। मौलाना ने आज की मजलिस में कुरान मजीद की अज़मत पर भी रोशनी डाली और ये कहा कि अगर कोई कुरान की दुश्मनी अपनाता है और कुरान के खिलाफ बयान देता है तो सिर्फ लानत से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुरान के दुश्मनों को सही जवाब ये है कि हम कुरान की तालीमात पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। इसी से कुरान के दुश्मनों को खामोश किया जा सकता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।